स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आपके अपने यूट्यूब पर 2025 आज का तीसरा चैप्टर होने वाला, जो कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, जिसका दो चर वाले रैखिक युग्म चैप्टर करेंगे और बहुत तरीके से, बहुत ही से अब चैप्टर समझ में आने वाला है। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड चैप्टर है और अच्छे तरीके को में आने वाला है कि आपका जो वादा करता है। तो आप कीजिए, को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब भूलिएगा और करना भी ना भूलिएगा। हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और अपने चैप्टर के बारे में थोड़ी लेते हैं। आखिर में जो वाले रैखिक समीकरण होता है वो होता क्या है। तो हमारा आज का वाला है वो क्लास 10 ये मैथ का जो है नंबर 3 होने वाला दो रैखिक समीकरण युग्म वाले रैखिक समीकरण। हम इसको पहले समझेंगे कि आखिर में रैखिक समीकरण को हल करने की दो विधियां हैं। वो दो विधियां हैं और ये लेक्चर 1 होने वाला। और आप लोग यह में इतना वाला है, आप लोगों को यह एक भी महसूस नहीं होगा कि आप लोग क्लास 10 का मैथ पढ़ रहे हैं। ये आप लोगों से वादा करता है। तो चलिए हम करते हुए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो जो दो चर समीकरण युग्म होते हैं, उनको हल करने की दो विधियां, उनके बारे में हम जानते हैं। विधियां होती हैं, विधियों को समझने का प्रयास। तो ये हम आप लोगों को समझाते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की बीजगणित विधियां दो चर वाले समीकरणों की निम्नलिखित। तो जो रैखिक होता है उसको हल करने की दो विधियां। पहली विधि है प्रतिस्थापन विधि और जो दूसरी है वो विलोपन। इन दोनों विधि से हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करते हैं। से x और y, a और b आदि x y हम लोग यहीं से ज्ञात करते हैं। ये दो विधियां हैं, पहली प्रतिस्थापन विधि है और दूसरी विलोपन विधि है। अब हम लोग जानते हैं कि प्रतिस्थापन क्या होती है। इस विधि अंतर्गत किसी एक अज्ञात चर राशि दूसरे चर राशि ज्ञात करते हैं और फिर समीकरण में कर एक विलोपन हो जाता है और एक नया समीकरण जिसे दूसरे चर राशि का मान ज्ञात कर लेते हैं। इस मान को समीकरण में से किसी एक कर दूसरी अज्ञात राशि ज्ञात कर लेते हैं। विलोपन विधि, इस विधि में किसी एक अज्ञात राशि के गुणांकों को समान बनाना पड़ता है था। इसके गुणांकों को कर समीकरणों को हल करने। देखिए जो प्रतिस्थापन विधि होती है, जो प्रतिस्थापन विधि करने जब हम क्वेश्चंस में दिए रहते हैं, समय दिया रहता है और दो दिया रहता है, इन दोनों को के लिए हम इसमें समीकरण लेते हैं। और जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल जैसे और जो दूसरा है ये और समीकरण 2x समीकरण। अब समीकरणों में से हम यहां से x का मान निकालना से ऐसे समीकरण यहां से x का
आएगा और हम x का मान यहाँ लेंगे, y का मान मिल, यहाँ से समीकरण 1 से लिखते हैं समीकरण 2x + 8 बराबर 0 क्वेश्चन में दिया रहा। उसके बाद 2x बराबर 8 x बराबर 8 बराबर -4, x बराबर -4। अब x बराबर अगर -4 रखते हैं तो x बराबर -4 समीकरण 2 में रखने पर तो 2x + y बराबर 0 है, तो x बराबर है वहां -4 कर देंगे, 2 -4 + y बराबर 0 होगा, 4 दूनी 8 -8 + y बराबर 0 होगा और y बराबर 8 हो जाएगा। तो जो ये विधि है ये प्रतिस्थापन विधि है। प्रतिस्थापन विधि हमें दो समीकरण होते हैं और उन दोनों समीकरणों के मान किसी एक समीकरण को उठाते हैं, उस समीकरण से आता है वो दूसरे समीकरण में और दूसरे समीकरण में रखने हमें उस दूसरी राशि का भी मान प्राप्त हो जाता है। ये प्रतिस्थापन विधि का नियम है। जो विधि होती है विलोपन सीधा सीधा नियम है कि इन दोनों के पद को बराबर कर लेना है और बराबर करने लेने के बाद इन दोनों समीकरणों को आपस में घटा देना है। इसी विधि को विलोपन विधि कहते हैं। हम लोग क्वेश्चंस में समझेंगे, बहुत ही विस्तार से समझेंगे कि प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधियों में अंतर क्या होता है। अगर आपके एग्जाम में प्रतिस्थापन विधि को अगर कहता है कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए तब आप ये वाला फार्मूला लगाते हैं, लेकिन अगर वही कहता है कि विलोपन विधि से हल कीजिए तब आप दोनों समीकरणों को आपस में दोनों समीकरणों के एक मान को बराबर करके दोनों समीकरणों को आपस में हल कर लिया जाता है। ये हमारा विलोपन विधि का नियम कहता है। हम लोग इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस करेंगे। उन सभी क्वेश्चंस को करने के बाद हमको यह अच्छे से समझ में आ जाएगा, हमको यह पूरा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा कि जो प्रतिस्थापन विधि होती है वो क्या होती है और जो विलोपन विधि होती है आखिर में वो क्या होती है। तो हम लोग पहले क्वेश्चंस की तरफ ना बढ़ते हुए पहले कुछ 2-3 फार्मूले हैं, 2-3 नियम हैं, उनको पढ़ते हैं। उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं। मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि आप लोग यह क्वेश्चन जो है एक ही बार में समझ जाएंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के, लेकिन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड चैप्टर है ये, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल। अभी आगे आप जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे अच्छे अच्छे सवाल आपको देखने को मिलेंगे इस चैप्टर में। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। तो इसमें इसके 3 स्थितियां होती हैं। इसकी 3 स्थितियां होती हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की 3 स्थितियां होती हैं। वो 3 स्थितियां होती हैं, रेखाएं बिंदु पर जब प्रतिच्छेद करती हैं, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद कर सकती हैं, तो उनका जो इस समीकरण युग्म के अद्वितीय हल होते हैं। इस समीकरण युग्म अगर वह रेखा प्रतिच्छेद कर रही है तो इस समीकरण युग्म के अद्वितीय हल होंगे, मतलब केवल एक हल होगा, अद्वितीय हल होंगे, केवल एक हल होगा, अद्वितीय हल होंगे। और जो इसका संगत समीकरण युग्म होता है वो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। ये कॉन्सेप्ट हम आगे क्वेश्चंस में समझेंगे। हमको 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 2 समीकरण दिया रहेगा, उन दोनों समीकरणों को हम ax² + bx + c से तुलना करेंगे। तो तुलना करने पर a, b और c का मान प्राप्त होगा। तो पहला समीकरण में a का मान होगा, पहले समीकरण में जो a का मान होगा उसको a1 कहते हैं, जो दूसरे समीकरण में a का मान होता है उसे a2 कहते हैं, और जो पहले समीकरण में b का मान होता है उसे b1 कहते हैं, जो दूसरे समीकरण में b का मान होता है उसे b2 कहते हैं। तो ये हमारा नियम है, अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो वह रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर सकते हैं और उसके केवल एक हल होते हैं। ये आपके एमसीक्यूज में 1 नंबर के क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और जो दूसरा नियम होता है रेखाएं संपाती हो सकती हैं, रेखाएं
संपाती हो सकती हैं, संपाती हो सकती हैं, संपाती हो सकती हैं, संपाती हो सकती हैं यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अगर इन तीनों के मान बराबर हैं तो यह रेखाएं संपाती होंगी और इसके अनेक हल होंगे, इसके अनेक हल होंगे, इस समीकरण के अनेक हल होंगे, क्योंकि यह A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है, तो इसके अनेक हल होंगे और जो इसकी रेखा होगी वह रेखाएं संपाती हो सकती हैं। और जो तीसरा होता है वो होता है A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये जो होता है इसमें रेखाएं समांतर होती हैं, इसमें जो रेखाएं होती हैं रेखाएं समांतर होती हैं, रेखाएं समांतर होती हैं और इसका कोई हल नहीं होता है। इस समीकरण का, इस द्विघात बहुपद का कोई हल नहीं होता है, तो कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है। इसका जो है इसका कोई हल नहीं होता है। देखिए जो पहला नियम है A1/A2 अगर A1/A2 बराबर B1/B2 नहीं है तो जो होगा वो रेखाएं प्रतिच्छेद कर सकती हैं और इसका केवल एक हल होगा यानी अद्वितीय हल होगा। और जो दूसरा है रेखाएं जब संपाती हो सकती हैं A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 अगर होगा तब रेखाएं संपाती होंगी और जो उसके हल होंगे अनेक हल होंगे। और जो तीसरा है A1/A2 बराबर B1/B2 C1/C2 के बराबर नहीं है तब रेखाएं समांतर होती है और उसका कोई हल नहीं होता है। ये हमारे 3 नियम हैं, इन 3 नियमों को हमने कर लिया है। अब हम आगे कुछ क्वेश्चंस करते हैं और क्वेश्चंस के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चंस है इस चैप्टर में, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है, आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो यही क्वेश्चंस आपको बहुत कठिन भी लग सकते हैं। तो आप लोग कृपया क्लास खत्म होने के बाद, इस क्लास से पढ़ने के बाद ज्यादा से ज्यादा टाइम आप लोग स्वयं पढ़कर स्वयं प्रैक्टिस करके इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। आप कितना भी यूट्यूब से पढ़ लीजिए, अब आप बहुत से चैनल पर पढ़ाया जाता है उनसे भी पढ़ लीजिए, लेकिन जब तक आप स्वयं रिवीजन नहीं करते हैं, स्वयं प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तब तक आपको मैथ आने वाली नहीं है। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन, पहले हम जो पिछला कॉन्सेप्ट पढ़े थे उस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल कीजिए। x माइनस वाई बराबर 26, निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल कीजिए। निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल कीजिए। तो हमें निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल करना है। जो पहला समीकरण है x माइनस वाई बराबर 26 है और जो दूसरा समीकरण है x माइनस 3y बराबर 0 है। इन दोनों समीकरणों को हमें हल करना है। कह रहा निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल कीजिए। तो हम जो यह समीकरण है इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं और विलोपन विधि से हल करते हैं। दोनों विधियों से हल करके मैं यह क्वेश्चन आप लोगों को दिखाने वाला हूं। तो जो ये क्वेश्चन है पहले हम इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। प्रतिस्थापन, जो प्रतिस्थापन विधि होती है, प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए पहले हमें दोनों समीकरण लिखना होता है। x माइनस वाई बराबर 26 समीकरण माना 1 है और जो दूसरा समीकरण है x माइनस 3y बराबर 0, यह जो समीकरण है समीकरण 2 है। अब हम यहां से x का मान देखिए समीकरण 2 से आसानी से निकल जा रहा है, तो हम लोग यहां लिखते हैं समीकरण 2 से तो x माइनस 3y बराबर 0 है तो x बराबर 3y हो जाएगा।
ये समीकरण 3 है। समीकरण 3 हम इसको मान लेते हैं और हम अब यहाँ लिखते हैं समीकरण 3 से x बराबर 3y समीकरण 1 में रखने पर, x बराबर 3y हम समीकरण 1 में इसका मान रखते हैं। समीकरण 1 में रखने पर अगर आप यहाँ समीकरण 1 से अगर समीकरण 1 यहाँ आप लिए होते तो जो x का मान होता वो आप समीकरण 2 में रखते। अगर आप समीकरण 2 पहले ही ले चुके हैं तो जो x का मान होगा उसको आप समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में रखने पर तो x बराबर 3y है, तो जहां x है वहां 3y रख देंगे, तो 3y माइनस y बराबर 26 समीकरण 1 में है। और 3y में से अगर y घटेगा तो 2y बचेगा, 2y बराबर 26 होता है, तो y बराबर 26/2 होगा, यानी y बराबर 13 हमारा आंसर आ जाएगा। y बराबर 13 आ गया है। प्रतिस्थापन विधि से y बराबर 13 आ गया है। अब देखिए y बराबर 13 समीकरण 3 में रखने पर, क्योंकि x बराबर 3y दिया है और y का मान 13 आ गया है, तो यदि हम 3 को 13 से गुणा करा देते हैं तो हमें x का मान सीधा सीधा प्राप्त हो जाता है। तो जो x बराबर 3y है समीकरण 3 में x बराबर 13 रखने पर, तो जब आप y बराबर 13 रखते हैं तो x बराबर 3 और y की जगह पे हम 13 रख देंगे, तो 13 39, x बराबर 39 हो जाएगा। जो हमारा प्रतिस्थापन विधि से आंसर आया है वो x बराबर 39 आया है और y बराबर 13 आया है। इन प्रतिस्थापन विधि से x बराबर 39 आया है और y बराबर 13 आया है। अब मैं यही आंसर आप लोगों को विलोपन विधि से निकाल कर दिखाने वाला हूं, तो आप लोग जल्दी से इस सॉल्व हुए क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। उसके बाद हम अगली विधि विलोपन विधि से यही क्वेश्चन करके आप लोगों को दिखाता हूं। बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चंस है, बस यह क्वेश्चंस आप लोगों से प्रैक्टिस मांगते हैं। अगर आपने इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस दे दी तो यह क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत ही आसानी से 4 नंबर देकर जाने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम से। तो हम दूसरी विधि, जो हमारी दूसरी विधि है विलोपन विधि, हम इसको विलोपन विधि से करने की कोशिश करते हैं। विलोपन विधि से करते हैं कि विलोपन विधि आखिर में होती क्या है, विलोपन विधि से कैसे हल किया जाता है। अभी तक हमने प्रतिस्थापन विधि से हल किया, अब हम विलोपन विधि से हल करने की कोशिश करते हैं। विलोपन विधि, कौन सी विधि? विलोपन विधि। विलोपन विधि से हल करने के लिए हमें उस समीकरण को x माइनस वाई बराबर 26 समीकरण 1 है और x माइनस 3y बराबर 0 समीकरण 2 है। इसमें आप देख लीजिए कि इसका एक मान बराबर है। अगर दोनों समीकरणों में कोई एक मान बराबर नहीं है और आपको विलोपन विधि से हल करने के लिए कहता है, तो आप लोगों को पहले इन दोनों मानों को बराबर करना होता है। किसी एक मान को इन दोनों समीकरणों में से बराबर करना होता है। उस टाइप के क्वेश्चंस भी अगर आगे मिलते हैं तो हम लोग उसको कराने की कोशिश करेंगे आप लोगों के सामने। देखिए इसमें x बराबर है, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, तो हम लिखते हैं समीकरण 1 और 2 को हल करने पर या 2 को घटाने पर, 2 को हल करने पर तो जो हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करते हैं तो x माइनस वाई बराबर 26 लिखते हैं और x माइनस 3y बराबर 0 लिखते हैं। और इन दोनों के सिंबल को चेंज कर लिया जाता है क्योंकि हम यहाँ पर घटा रहे हैं। तो अगर यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो और यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो x में से x गया, ये प्लस में है ये माइनस में है, खत्म। अगर यहाँ प्लस आ गया तो ये समझ लीजिए ये प्लस हो गया है, तो प्लस 3y माइनस वाई यानी 2y बराबर 26 में से 0 गया 26, यानी y बराबर 26/2, y बराबर 13 आ गया। उस विधि से भी y बराबर 13 आया था और इस विधि से भी y बराबर 13 आ गया है। अब y बराबर 13 को समीकरण 1 में रखने पर,
y बराबर 13 को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 26, y बराबर 13 रखना है, x माइनस 13 बराबर 26, तो x बराबर 13 इधर माइनस में है, उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर 26 प्लस 13, 36 9, 2 1 3, x बराबर 39 आ गया है और y बराबर 13 आया है। पिछले जो हमारी पिछली विधि थी प्रतिस्थापन विधि से भी y बराबर 13 और x बराबर 39 आया था, और विलोपन विधि से भी आप देख सकते हैं कि y बराबर 13 आया है और x बराबर 39 आया है। तो जो इन विधियों से जो हमारा उत्तर आता है वो दोनों उत्तर समान आता है, लेकिन ये दो विधियां हैं, इस विधि से ज्यादा आसानी से क्वेश्चंस हो जाते हैं, और जो पिछली विधि है उसमें थोड़ा टाइम देना पड़ता है, पहले तीसरा समीकरण बनाना पड़ता है, फिर उस समीकरण को उन दोनों में से किसी एक समीकरण में मान रखना होता है, और जो मान आता है उसको फिर से समीकरण 3 में रखना पड़ता है, तब हमारे दोनों मान निकलते हैं। लेकिन इसमें आपको समीकरण 1 और समीकरण को दो को आपस में हल कर लेना होता है, और इन दोनों के सिंबल को चेंज कर लेना होता है नीचे वाले, और फिर उनको हल करके हमारा दोनों मान प्राप्त हो जाता है बहुत ही आसानी से। तो मैं आप लोगों से ये आशा करता हूँ कि आप लोग यह समझ चुके होंगे। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ कुछ और ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, और यह चैप्टर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि 2 या 3 लेक्चर में खत्म हो जाए। अगर 2 लेक्चर में नहीं खत्म होता है तो 3 लेक्चर में खत्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम लोग जो ये 2025-26 का सत्र है इसमें हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही कर रहे हैं, और जो प्रश्नावली से क्वेश्चंस होगा वो हम लोग अगले वर्ष करेंगे, अगले वर्ष, क्योंकि इस वर्ष हमारे पास थोड़ा टाइम नहीं बचा है, इसलिए हम लोग जो क्वेश्चंस है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उन पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बाद में 2-3 चैप्टर 4 चैप्टर हो जाने के बाद अगर थोड़ा लगता है कि अब चैप्टर जल्दी कंप्लीट हो गए हैं, अब हमारे पास पर्याप्त टाइम बच रहा है, तब हम आप लोगों को प्रश्नावली से भी क्वेश्चंस कराने की कोशिश करेंगे। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, हम लोग अब कुछ थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहले हम लोग एक क्वेश्चन ये करते हैं जो हमने पहले वो पढ़ा था, पहले कॉन्सेप्ट के बाद जो दूसरा कॉन्सेप्ट देखा था उसका एक क्वेश्चन है, उसको करते हैं। कह रहा है कि अनुपातों A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि समीकरण इसमें और इसमें के युग्म संगत हैं या असंगत। देखिए, अनुपातों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए, की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि समीकरणों 4x/3 प्लस 2y बराबर 8 और 2x प्लस 3y बराबर 12, 2x प्लस 3y बराबर 12 के युग्म संगत है या असंगत। अभी मैं समझाता हूं कि संगत किसे कहते हैं, असंगत किसे कहते हैं। के युग्म संगत है या असंगत, संगत है या असंगत। तो जो हमारा यह क्वेश्चन है ये आपके किताब का दूसरा क्वेश्चन है। तो इसमें जो हमें करना है वो हमें पहले ये जो पहला समीकरण है 4/3x प्लस 2y बराबर 8 है, तो हमें पहले इसको 4/3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0 कर लेना है, और उसके बाद जो ये नीचे वाला हर वाला है इसको इन दोनों में गुणा करा देना है, तो जो हमारा प्राप्त होगा वो 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म प्राप्त हो जाएंगे।
4x प्लस 3 दूनी 6y माइनस 8 त्रिक 24 बराबर 0। ये जो है इसको हम अभी इसको ऐसे रहने देते हैं। और जो दूसरा समीकरण है 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y बराबर 12 यानी माइनस 12 बराबर 0। बराबर 12 है तो 12 को इधर लाएंगे तो 12 माइनस में हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब ये पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण है। अब हम देखिए ये 2x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0 और इसमें एक भी मान बराबर नहीं आ रहे हैं। तो समीकरण एक के सभी मानों को 2 से भाग देने पर 4x प्लस 6y माइनस 24 के सभी मानों को 2 से भाग दे देंगे। तो जब इसको 2 से भाग देंगे तो 2x आएगा प्लस 3y माइनस 12 आएगा बराबर 0। अब आप लोग देख सकते हैं कि इसके सभी मान और इसके सभी मान बराबर आ गए हैं। तो जो समीकरण एक में a1 बराबर 2 आया है और b1 बराबर 3 आया है और c1 बराबर 12 आया है। और जो यहां से समीकरण 2 में a1 बराबर 2, b1 बराबर 3 और c1 बराबर 12 है। तो जो हमारा फार्मूला है a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2 अगर है तो जो हमारी रेखाएं होंगी वो रेखा संपाती होगी और इसके अनेक हल होंगे। तो यह संगत है। अगर यहाँ a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 c1 अपान c2 के बराबर नहीं होता तब जो हमारा युग्म होता वो असंगत होता। लेकिन यहाँ पर a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2 है और जो इसकी रेखा होगी वो संपाती रेखा होगी और इसके अनेक हल होंगे, इसलिए जो इसके युग्म है वो संगत होंगे। तो आप लोगों को यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो है वो प्रतिस्थापन या विलोपन विधि के आधार पर है। उस क्वेश्चन को भी हम करने की कोशिश करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन आपसे प्रैक्टिस मांगते हैं। अगर आप इन क्वेश्चन में प्रैक्टिस करते हैं तो यह क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान होने वाले हैं। तो यह क्वेश्चन है, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। माना पिता की वर्तमान आयु, पहले क्वेश्चन लिखते हैं। पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की, अपने पुत्र की, अपने पुत्र की 4 गुनी है, 4 गुनी है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु, पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, 7 गुनी थी। तो पिता, तो दोनों की वर्तमान आयु, दोनों की वर्तमान आयु, तो दोनों की वर्तमान आयु क्या है? तो हम इस क्वेश्चन को आप फिर से पढ़ लीजिए। पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो इसका हल होगा, माना पिता की वर्तमान आयु
पिता की वर्तमान आयु बराबर x, पिता की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष है और पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष है। माना पिता की वर्तमान आयु x वर्ष है और पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व, पहले कह रहा है कि प्रश्नानुसार, मतलब प्रथम शर्त से कह रहा है कि पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। जो इस क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी थी, तो अगर पिता की वर्तमान आयु x है तो पुत्र की वर्तमान आयु 4 रही होगी, 4y रही होगी, क्योंकि पिता की वर्तमान आयु x है और पुत्र की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है, यानी पुत्र की आयु 4y है और पिता की वर्तमान आयु x वर्ष है। तो जो ये है, ये हमारा समीकरण 1 बन गया। और समीकरण 2 बनेगा कि 5 वर्ष पूर्व, यानी 5 वर्ष पहले उस पिता और पुत्र की आयु, तो हम लोग दूसरी शर्त से लिखते हैं, दूसरी शर्त 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु, 5 वर्ष पूर्व, 5 पूर्व दोनों, 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु, तो x माइनस 5 वर्ष ये पिता की है और पुत्र की y माइनस 5 वर्ष, क्योंकि पिता की वर्तमान आयु x वर्ष है और पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व यानी 5 वर्ष पहले दोनों की आयु जो होगी x माइनस 5 वर्ष और y माइनस 5 वर्ष होगी। और इन दोनों वर्षों से कह रहा है 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी 5 वर्ष पहले। तो 5 वर्ष पहले यानी x माइनस 5 बराबर y माइनस 5 की 7 गुनी थी। जब 5 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो अगर पुत्र की आयु में 7 से गुणा कर देंगे तो पुत्र की आयु और पिता की आयु दोनों बराबर हो जाएगी। तो x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 35। अब यहां से x माइनस 7y बराबर माइनस 35 प्लस 5, x माइनस 7y बराबर माइनस 35 और प्लस 5, 5 में से 35 घटाएंगे तो माइनस 30 आएगा। अब माइनस 30 को यहीं पर रहने दीजिए और इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब जो हमारा नियम कह रहा है कि x बराबर 4y ऑलरेडी है, तो जहां x है वहां 4y कर दीजिए, जहां x है वहां 4y लिख दीजिए। समीकरण 1 में जो हमारा आया है x बराबर 4y ऑलरेडी हमारे समीकरण 1 में है, और जो हमारा समीकरण 2 आया है x माइनस 7y बराबर माइनस 30 है, तो समीकरण 2 में x बराबर 4y रखने पर, तो जो हमारा समीकरण 2 है x माइनस 7y बराबर माइनस 30 है। अब इसमें x बराबर 4y रखने पर, तो 4y माइनस 7y बराबर माइनस 30 है, तो 4y में से 7y घटेगा तो माइनस 3y बराबर माइनस 30 है। माइनस से माइनस खत्म, 3y बराबर 30 हो जाएगा और y बराबर 30/3 यानी 10 हो जाएगा। y बराबर 10 यानी पुत्र की आयु 10 वर्ष है, पुत्र की आयु 10 वर्ष है और पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है, तो जो पिता की आयु होगी वो 10 गुणे 4 बराबर 40 वर्ष होगी। पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष और पिता की वर्तमान आयु 40 वर्ष है, क्योंकि अगर पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष है तो हमारे क्वेश्चंस में कह रहा है कि पुत्र की वर्तमान आयु पिता की वर्तमान आयु की 4 गुनी है,
पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है। तो जो पिता की वर्तमान आयु है वो x बराबर 4y है। ये जो पिता की वर्तमान आयु है वो x है और जो पुत्र की वर्तमान आयु है वो 4y है। तो जो y बराबर अगर 10 आया है तो जो पुत्र की वर्तमान आयु है पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है। तो 10 का जब 4 से गुणा करते हैं तो 40 वर्ष आता है। अतः मैं आप लोगों से ये आशा करता हूं कि आप लोग यह कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे। हमने आज की क्लास में 3 क्वेश्चंस किए हैं और वो तीनों क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो मैं आपसे ये आशा करता हूं कि आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को आसानी से समझ चुके होंगे। तो अब जो बचे क्वेश्चंस है वो हम कल की क्लास में करने की कोशिश करेंगे। आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। आपका भाई आप लोगों के लिए रोजाना सुबह 6 से 7 बजे आप लोगों के लिए आपके YouTube चैनल पर वीडियो अपलोड कर रहा है। तो आप लोग अपने भाई का अच्छे से साथ दीजिए। तो इसी के साथ अब हम आज की क्लास को खत्म करते हैं और मैं आप लोगों से ये आशा करता हूं कि आप लोग अभी तक जो लोग यह वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की बहुत ही अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। धन्यवाद।